नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान क्रांति पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रीट L2 और थर्ड ग्रेड L2 के लिए स्पेशल क्लास है ये, जिसमें हम सेल डिवीजन वाला पार्ट पढ़ रहे थे। लेवल 1 लेवल 2 का मैंने सेल वाला चैप्टर पहले कॉमन लिया था, सेल डिवीजन दोनों का अलग अलग करवाया है क्योंकि लेवल दोनों का अलग अलग है। जहां मुझे लगेगा वहां पर मैं आपकी अलग अलग क्लास लूंगा, जहां कॉमन होगी वहां पर कॉमन क्लास अपन लेंगे। तो सेल डिवीजन का लेवल 2 के अंदर पार्ट 2 आज मैं आपको बताने वाला हूं। फिर कल हमारा पार्ट 3 होगा, फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मैं आपके रीट L2 के लिए अभी तक 2011 से और 26 तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सबके पीवाई को लेकर के आने वाला हूं। फिर मैं तो एक बार पीवाई को ओपन कर लेंगे तो उससे थोड़ा सा आपको पता भी लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद फिर अपन टॉपिक भी साथ में लेते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान क्रांति एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो यूट्यूब की हमारी सारी क्लासेज की जो पैनल PDF है वो आपको फ्री कंटेंट में अपने एप्लीकेशन पर ही मिलने वाली है। अभी साइंस के सारे स्पेशल बैच हमारे स्टार्ट हुए हैं, सभी के अंदर क्लासेस डल चुकी हैं। रीट L1 L2 थर्ड ग्रेड L1 L2 RAS PSI फर्स्ट ग्रेड स्पेशल वीडियो CET पटवार RP सभी के लिए नए बैचेज प्रारंभ हो चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों को साइंस से संबंधित पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके सामने ला करके खड़ा कर दूंगा। आपको कहीं अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई 2-4 किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कोर्स से अगर कोई किसी भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। बाकी एप्लीकेशन तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड करें क्योंकि यूट्यूब की फ्री पैनल PDF क्वेश्चंस वगैरह उस पर भी मैं फ्री वाले कंटेंट में भी डालता रहूंगा। कोई समस्या है आप तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन तो आप सभी विद्यार्थी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा एप्लीकेशन है विज्ञान क्रांति के नाम से, तो इसको आप सर्च कर करके ले सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, मैसेज कर दीजिए आप। चलिए आगे अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन का। अगला पार्ट मैं आपके सामने बताने वाला हूं। सेल डिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है। यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो मुझे पता है मैथ्स वाले जो विद्यार्थी है ना उनके लिए ज्यादा समस्या होगी। बायोलॉजी वाला तो फिर भी हो सकता है कर दे, लेकिन मैथ्स वाले विद्यार्थियों को थोड़ी समस्या ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिटेल चीजें आती हैं, एवरीडे लाइफ से थोड़ा सा दूर होती हैं चीजें। इसलिए थोड़ा सा अपन को याद रखना है कि किस स्टेज के अंदर, किस अवस्था के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा था। सेल साइकिल में इंटरफेज के बारे में पढ़ लिया था, अंतरावस्था के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाजन प्रावस्था। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 90% से 95% का समय जो लगता है वो अंतरावस्था में लगता है, इंटरफेज में लगता है, और 5 से 10% का समय जो लगता है वो लगेगा, याद रखना, विभाजन प्रावस्था में, जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज कहा जाता है। अंतरावस्था 3 फेज में हमने पढ़ ली थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज के अंदर पढ़ ली थी। अब हम बात करने वाले हैं विभाजन प्रावस्था। विभाजन प्रावस्था में मैंने आपको बताया था पहले केंद्रक का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, फिर कोश का द्रव्य का विभाजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है। मानव कोश का विभाजन में टोटल याद रखना 24 आवर्स का समय लगता है, जिसमें से 23 घंटे इंटरफेज को पूरा करने में लगते हैं, याद रखना, अंतरावस्था को पूरा करने में लगते हैं, और 1 आवर किसमें लगता है? माइटोटिक फेज में लगता है, विभाजन में लगता है। मात्र 1 घंटे का समय, 24 घंटे में से 23 घंटे में इंटरफेज होती है और 1 घंटे में कौन सी अवस्था होती है? विभाजन प्रावस्था होती है। कोशिका की सबसे ज्यादा नाटकीय अवस्था है ये। क्यों है नाटकीय अवस्था? इसमें कुछ अंगों का विलुप्तीकरण होता है, कुछ नए ऑर्गन्स बनते हैं, इसलिए यह कोशिका की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। क्योंकि इसमें कोशिका के सभी घटकों का पुनर्गठन होता है, पहले विलुप्तीकरण होगा फिर बाद में निर्माण होगा, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका चक्र की नाटकीय अवस्था कहते हैं। कोश का विभाजन केंद्रक द्वारा होता है, हम पढ़ चुके हैं। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, ऐसा बताया था। मैं आपको बता चुका हूं 1855 में रुडोल्फ बिरचोफ के द्वारा बताया गया था। इसके द्वारा? रुडोल्फ बिरचोफ के द्वारा बताया गया था कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है।
ये थर्ड ग्रेड 2026 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। L1 के अंदर ये डेट पूछी थी, कब ये बताया था, 1855 में। पूर्ववर्ती कोशिका जो होती है इसको जनक कोशिका कहते हैं या मातृ कोशिका बोलते हैं, और जो नई कोशिकाएं बनती हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है, संतति कोशिका के नाम से जाना जाता है। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बहुकोशिकीय जीव है, उसके जीवन का प्रारंभ निषेचित अंड से होता है, फर्टिलाइज्ड एग से होता है। जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं दोस्तों, तो ओवम यूमनज बनता है, जायगोट बनता है, और वो जायगोट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। सेल डिवीजन हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस, दूसरा समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, तीसरा अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, असूत्री विभाजन एक कोशिकीय जीवों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जबकि समसूत्री और अर्धसूत्री बहुकोशिकीय जीवों में होते हैं। ये बहुकोशिकीय जीवों की एक तो समसूत्री विभाजन जो होता है ना, ये तो होता है कायिक कोशिका के अंदर सोमेटिक सेल में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीवों की जनन कोशिका में होता है, जर्म सेल में होता है। किसमें होता है, जर्म सेल के अंदर होता है। समसूत्री विभाजन की अपन बात करें, माइटोसिस सबसे पहला विभाजन जो आता है हमारा बहुकोशिकीय जीवों में होने वाला, वो है समसूत्री विभाजन। एक क्वेश्चन आता है, हम लोगों में सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार कौन सा विभाजन माना जाता है? तो सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार माना जाता है दोस्तों समसूत्री विभाजन। हम लोगों में जो वृद्धि होती है, स्टार्टिंग में पेड़ पौधा तना बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे तने की लंबाई बढ़ती है, तने की मोटाई बढ़ती है, किस विभाजन के द्वारा बढ़ती है? समसूत्री विभाजन के द्वारा बढ़ती है। घावों को भरने में हमारी चोट लग जाती है, घाव भर जाता है, इसमें भी कौन सा डिवीजन होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अंगों के पुनरुद्भवन में छिपकली की पूंछ कट जाती है, दोबारा आ जाती है, इसमें भी कौन सा विभाजन सहायक होता है? समसूत्री विभाजन सहायक होता है। पेड़ पौधों में जो विविधोतक की ऊतक होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनके अंदर भी याद रखना कौन सा डिवीजन होगा? तो इनके अंदर भी समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। एक जनक कोशिका से याद रखना, समसूत्री विभाजन में 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, और ध्यान रखना मातृ कोशिका और संतति कोशिका दोनों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, इसलिए इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन के नाम से जाना जाता है। सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार माना जाता है, सजीवों में वृद्धि का मुख्य आधार जिस विभाजन को माना जाता है वो समसूत्री विभाजन है। अंगों के पुनरुद्भवन में सहायक है। जितने भी निम्न श्रेणी के जीव हैं उन सभी में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो अलैंगिक जनन होता है, वो किसकी वजह से होता है? अपना समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, माइटोटिक डिवीजन से ही होता है। अब देखो, इसमें माइटोटिक डिवीजन को शॉर्ट में अपन बोलते हैं एम्फेज। एम्फेज का प्रारंभ जो होता है ना, वो तो केंद्रक के विभाजन से होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बताओ? कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरियोकाइनेसिस। और एम फेज का जो अंत है वो कोशिका द्रव्य विभाजन से होता है, इसलिए इसको साइटोकाइनेसिस भी बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस जो होता है वो याद रखना 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। कितनी अवस्थाओं में संपन्न होगा? 4 अवस्थाओं में संपन्न होता है। पहली पूर्वावस्था जिसको प्रोफेज कहते हैं, दूसरी मध्यावस्था जिसको मेटाफेज कहा जाता है, तीसरी पश्चावस्था जिसको एनाफेज कहते हैं, चौथी अंत्यावस्था जिसको टीलोफेज कहते हैं। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों अवस्थाएं किसमें आती हैं बताओ? केंद्रक विभाजन की अवस्था होती है। सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? पूर्वावस्था। पूर्वावस्था का जस्ट अपोजिट अवस्था कौन सी होती है? अंत्यावस्था।